नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, हम इस चैनल के माध्यम से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही हिंदी साहित्य के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप भले ही असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस समय हमारी सीरीज चल रही है डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से, जिसकी ये 5वीं क्लास है। तो अब तक की क्लास अब आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए पहले, तभी आपको ये समझ में आएगी। ओके, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है हिंदी का विकास। इसमें आपको विस्तृत रूप से पता चलेगा कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है और वह कहाँ कहाँ से कैसे शब्द कैसे वर्ण आए हुए हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल सावधानी से क्लास सुनिए। मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें क्लास में ही समझ में आ जाएं। ओके, इसीलिए मैं जब भी क्लास अब बनाती हूँ तो बीच में डिस्कशन नहीं करती हूँ, जिससे आप लोगों को इसमें कोई भी समझने में प्रॉब्लम हो। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और बने रहिए हमारे साथ एंड स्क्रीन तक। तो हिंदी का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हम देख चुके हैं कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हमने पढ़ा है कि हिंदी खड़ी बोली जो है वह उसका उद्भव जो हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किंतु यदि किस हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो उसका उद्भव सौरसेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। विस्तार में जाकर यदि उन्हें 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो हिंदी का उद्भव सौरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से हुआ है। जो हिंदी है ये सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी से निकली हुई है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि सौरसेनी से खड़ी बोली निकली है जिस तरीके से, उसी तरीके से अर्धमागधी से, सौरसेनी से जिस तरीके से पश्चिमी हिंदी निकली है उसी तरीके से अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है। और मागधी जो है आपको पता होगा कि बिहारी को भी पूर्वी हिंदी कहीं कहीं पे कहा गया है। जो भोजपुरी आती है, मगही, मैथिली आती है, वो भी पूर्वी हिंदी में ही आती है। ये क्यों आता है? क्योंकि ये मगध का क्षेत्र है, वो भी पूर्वी क्षेत्र कहा जाता है और बिहारी जो निकली है वह मागधी से निकली हुई है। नेक्स्ट है यातु हिंदी भाषा के कुछ व्याकरणिक रूप पाली में ही मिलने लगते हैं। प्राकृत काल में उनकी संख्या और भी बढ़ गई है तथा अपभ्रंश काल में यह रूप प्राय 40% से भी ऊपर हो गया। किंतु हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है, तो हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ जो 1000 ईस्वी से माना जाता है। इस तरह हिंदी के विकास का इतिहास आज तक कुल लगभग 1000 वर्ष में फैला है। भाषा के विकास की दृष्टि से इस पूरे समय को 3 कालों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल आप समझ सकते हैं, जो शुरुआती काल है, आरंभिक काल है, उसी को हम आदिकाल कहते हैं। और कई विद्वानों ने अलग अलग नाम भी दिए हैं जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। मध्यकाल, जिसे हम पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल 2 भागों में बांटा गया है। एक तो रीतिकाल है, पहले तो आपका आएगा पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल आएगा, और उत्तर मध्यकाल जो आएगा वह आपका रीतिकाल में आएगा। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल के भी कई भाग किए गए हैं। जैसे भारतीय युग से शुरुआत होती है, फिर द्विवेदी युग चलता है, उसके बाद में आपका छायावाद चलता है, फिर आपका प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और फिर न जाने कितनी कविताओं में इसको बांटा गया है। तो इस तरीके से हिंदी का विकास हुआ और सभी में विकास होता गया, जहाँ पे अपभ्रंश कहीं पे तत्सम रूप देखने को मिलते हैं तो कहीं पे तत्सम रूप हिंदी के देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो आदिकाल है इसकी बात कर लेते हैं। तो आदिकाल जो है समय डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में दिया गया है, 1000 से 1500 का समय दिया गया है आदिकाल का। अब इसमें क्या दिया गया है इसे हमें देखना है, और सभी जो है जितना भी ये थ्योरी आपकी है इसे अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे,
तो आपको जो है कभी भी कहीं पे भी कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में थोड़ा अंतर है। उसमें अपभ्रंश जो है दिया गया है अधिक, और अपभ्रंश को ज़्यादा विस्तृत रूप से दिखाया गया है, लेकिन इसमें जो है सभी चीज़ों को, सभी को विस्तृत रूप से दिखाया गया है। सभी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और एक आपकी जो नेट जेआरएफ की नया सिलेबस है, उसमें जो आपकी सेकेंड यूनिट है, अगर आप उसको पूरा करना चाहते हैं, उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपके पास डॉक्टर नगेंद्र की बुक होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने, बहुत सारे फ्रेंड ने जब रिक्वेस्ट की तो मैंने ये स्टार्ट किया है डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास। तो यहाँ पे हिंदी भाषा अपने आदिकाल में सभी बातों में अपभ्रंश की बहुत अधिक निकट थी, क्योंकि उसी से हिंदी का उद्भव हुआ था। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी। मुख्य अंतर ये है, क्या है अंतर, आपको देख लेना है। अब यहाँ पे आपका एक देखिए, बहुत सारे जो आपके कन्फ्यूजन है वो सभी क्लियर होंगे। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। अपभ्रंश में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और कोर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। तो पूरी क्लास आप जो है, अगर आप हिंदी साहित्य को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर नगेंद्र की ये बुक, जो हमारी क्लास आ रही हैं, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनकी मैं आपको नोट्स में क्लास दूंगी। ओके, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। कौन कौन से थे? अ, आ, ई, उ, ए, ओ। ये 8 ही स्वर मूल स्वर थे। ठीक है, ये 8 स्वर जो हैं ये मूल स्वर हैं। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए, आए और औ विकसित हो गए। ये आदिकाल में आए हैं। ठीक है, तो ये 9 और 10, 11। तो आदिकाल में कितने स्वर हो गए हैं? 11 स्वर हो गए हैं। ठीक है, जो संस्कृत स्वर थे। ठीक है, जो 9 थे, अपभ्रंश में 9 स्वर थे, 8 स्वर थे, और 2 और जुड़े तो ये 10 हो गए। ठीक है, 10 स्वर हो गए जो संस्कृत स्वर थे, तथा जिनका उच्चारण क्रमशः आए, आओ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका च, छ, ज, झ। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे। जो ये वर्ण दिए गए हैं ये स्पर्श व्यंजन थे अपभ्रंश में, किंतु आदिकालीन हिंदी में आकर ये स्पर्श संघर्षी हो गए, और तब से अब तक ये स्पर्श संघर्षी ही हैं। न, रा, ला, स। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में दंत्य ध्वनियाँ थे। आदिकालीन में ये वर्ष हो गए। ठीक है, तो ये जो चा वाली जो है ये आपकी तालव्य में आएगी। ठीक है, ये ध्वनि जो है ताल में आएंगी, तालव्य में आएंगी, लेकिन ये जो है न, र, ल, स, ये आपकी दंत में आएंगी। नेक्स्ट आपका है अपभ्रंश में अणा और ढ़, जो द्विगुण व्यंजन थे। ये इन्हीं को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश में अणा और ढ़ व्यंजन नहीं थे। अपभ्रंश में जो ये 2 व्यंजन है ये नहीं थे। आदिकालीन हिंदी में इनका विकास हुआ है। तो ये जो 2 व्यंजन आए हैं ये आदिकाल में आए हैं, ना कि अपभ्रंश से आए हैं। यहाँ पे न और म, ल पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वे क्रमशः न, म, ल के महाप्राण रूप हो गए। अब आपको यहाँ पे देख लेना है कि ना जो है, माँ है, ला है, ये महाप्राण रूप हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन हो गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे ज़रूर आप देखिए, और एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा क्लास देखिए। ओके, नेक्स्ट है संस्कृत, फारसी आदि कुछ शब्दों के आ जाने के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन हिंदी में आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे। कुछ अपभ्रंश शब्दों के लोप के कारण कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजनों, स्वरानुक्रमों तथा व्यंजनानुक्रमों के लोप की भी संभावना हो सकती जो अपभ्रंश में थे। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित हो गए। धीरे धीरे 1500 ईस्वी तक आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपभ्रंश के रूप का प्रयोग से निकल गए। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण संवेदता अपभ्रंश व्याकरण से इन बातों में भिन्न है। अब आपको यहाँ पे देख लेना है कि जो आदिकालीन अपभ्रंश, आदिकालीन व्याकरण है और अपभ्रंश का व्याकरण है वो क्या किसमें भिन्न है, क्या क्या चीज़ें उसमें भिन्न है, आपको देखना है।
अपभ्रंश काफ़ी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। क्रिया तथा कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूपों का प्राधान्य हो चला था। यहाँ पे देखिए, अपभ्रंश काफ़ी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। अपभ्रंश जो है काफ़ी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। क्रिया तथा कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे, किंतु आदिकालीन हिंदी जो है वह वियोगात्मक रूपों में प्रधान हो गई। सहायक क्रियाओं तथा परसर्गों, कारक चिन्ह जो होते हैं का प्रयोग काफ़ी होने लगा और धीरे धीरे संयोगात्मक रूप कम होते गए और उनका स्थान वियोगात्मक रूप लेते गए। नपुंसक लिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में था, यद्यपि संस्कृत प्राकृत की तुलना में उसकी स्थिति अस्पष्ट सी होती जा रही थी। आदिकालीन हिंदी प्रयोगों में नपुंसक लिंग का प्रयोग प्रायः पूर्णतः समाप्त हो गया और गोरखनाथ की रचनाओं में प्रयुक्त कुछ प्रयोगों को कुछ लोगों ने नपुंसक लिंग का माना है, किंतु यह मान्यता पूर्णतः असंदिग्ध नहीं कही जा सकती। हिंदी वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा था। हिंदी में जो शब्द रचना है वह धीरे धीरे क्रम में आने लगी थी। आदिकालीन हिंदी का शब्द भंडार अपने प्रारंभिक चरण में अपभ्रंश का ही था, किंतु धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आते गए, जिनमें उल्लेखनीय 2-3 हैं, इन्हें देख लेते हैं। पहला क्या है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया था, अतः अपभ्रंश की तुलना में तत्सम शब्दावली कुछ बढ़ने लगी थी। अभी तक जो था अपभ्रंश में तद्भव शब्दों का प्रयोग हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे तत्सम रूपों का जो है प्रयोग होने लगा था कि डायरेक्ट संस्कृत के जो शब्द थे उनका प्रयोग होने लगा था। मुसलमानों के आगमन से कुछ शब्द पश्तो, फारसी तथा तुर्की भाषाओं से हिंदी में आए। भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानी शासन का प्रभाव समाज पर भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप इस बात का भी संभावना हो सकती थी कि कुछ ऐसे पुराने शब्द जो अपभ्रंश में प्रचलित थे इस काल में अनावश्यक या अल्पावश्यक होने के कारण या तो हिंदी शब्द भंडार से निकल गए या फिर उनका प्रयोग बहुत कम हो गया था। इस काल के साहित्य में प्रमुखतः डिंगल, मैथिली, दक्षिणी, अवधी, व्रज तथा मिश्रित रूपों का प्रयोग मिलता है। अब डिंगल कौन सी है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है और बहुत बार हम बता चुके हैं कि ये जो डिंगल और पिंगल भाषा थी, एक तो अपभ्रंश और ब्रज भाषा पिंगल रूप कहलाई, जो आपको काव्य रूप में मिलती है। डिंगल थोड़ी कर्कश भाषा के रूप में आई है, जो राजस्थानी और अपभ्रंश से मिलकर बनी हुई है। ओके, इस युग के प्रमुख हिंदी साहित्यकार कौन हैं? गोरखनाथ हैं, विद्यापति हैं जो मैथिल कोकिल कहलाते हैं, नरपत नाल हैं, चंद बरदाई हैं और कबीर हैं। तो ये प्रमुख रचनाकार हैं। नेक्स्ट है आपका मध्यकाल, जिसका समय डॉक्टर नगेंद्र ने 1500 से 1800 माना है और 2 भागों में बांटा गया है। मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल जिसे हमने नाम दिया है। इस काल में ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द भंडार के क्षेत्र में मुख्यतः आगे दिए गए परिवर्तन हुए। ध्वनि के क्षेत्र में 2-3 बातें उल्लेखनीय हैं। कौन सी हैं देखते हैं। प्रथम है फारसी की शिक्षा की कुछ व्यवस्था तथा दरबार में फारसी का प्रयोग होने से उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार हुआ। तो मध्यकाल में जो है फारसी भाषा का जो है क्या था, वर्चस्व था, जिसके कारण उच्च वर्ग के लोगों की हिंदी में क, ख, ग, ज और फ ये 5 नए व्यंजन आ गए थे। ये जो नए व्यंजन हैं ये फारसी के उच्चारण से ही आए थे। शब्दांत का अ कम से कम मूल व्यंजन के बाद आने पर लुप्त हो गया, जिसे हम अ कहते हैं, जैसे अकारांत। ठीक है, अकारांत मतलब जिस शब्द का अंत आ पर हो, जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें आ का प्रयोग हो। आकारांत जो होता है तो जिसमें आ की मात्रा लगी होती है तो आकारांत हो जाता है, मीन्स अंत में जो शब्द का उच्चारण हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप समझ सकते हैं कि इसमें आ कम से कम मूल व्यंजन के बाद आने पर लुप्त हो गया, अर्थात राम का उच्चारण राम होने लगा, किंतु भक्त जैसे शब्दों में जहाँ आ के पूर्व संयुक्त व्यंजन था। नेक्स्ट है आपका अ बना रहा, कुछ स्थितियों में अक्षरांत आ का भी लोप होने लगा। उदाहरण के लिए आदिकालीन जप्ता का अब उच्चारण जप्ता हो गया। ह के पहले का आ कुछ स्थितियों में ए जैसा उच्चारित होने लगा था। अहमद और अहमद जैसे अहमद है तो ए अहमद हो गया था। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं।
व्याकरण के क्षेत्र में मुख्यतः 3 ही बातें उल्लेखनीय हैं। कौन कौन सी, आइए देख लेते हैं। इस काल में हिंदी भाषा का व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपभ्रंश के रूप पर्याय हिंदी से निकल गए। जो कुछ बचे थे वे ऐसे थे जिन्हें हिंदी ने आत्मसात कर लिया था। भाषा आदिकालीन भाषा की तुलना में और भी वियोगात्मक हो गई थी। आपको ये भी समझना है कि वियोगात्मक और संयोगात्मक भाषा क्या है, तो हम इस पर एक चर्चा करेंगे। संयोगात्मक रूप और भी कम हो गए। परसर्गों तथा सहायक क्रियाओं का प्रयोग भी बढ़ गया था। उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार होने के कारण हिंदी वाक्य रचना फारसी से प्रभावित होने लगी थी। अब यहाँ पे हम शब्द भंडार की बात कर लेते हैं। तो शब्द भंडार की दृष्टि से ये बातें मुख्य हैं। कौन कौन सी, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है और आप जितना ही डीप पढ़ेंगे तो आपके सफलता के चांस और भी बढ़ जाएंगे। इस काल में आते आते काफ़ी शब्द जैसे फारसी लगभग 3500, अरबी लगभग 2500, पश्तो लगभग 50 तथा तुर्की लगभग 125 से हिंदी में आ गए और उनकी संख्या लगभग 600 हो गई थी। तो इस समय जो है शब्द भंडार इस तरह बढ़ा था, फारसी, अरबी और पश्तो तुर्की शब्दों से। भक्ति आंदोलन के चरम बिंदु पर पहुंचने के कारण तत्सम शब्दों का अनुपात भाषा में और भी बढ़ गया था। तो तत्सम शब्द भी बढ़ गए थे जो संस्कृत से आए हुए थे भक्ति आंदोलन के चरम बिंदु पर। यूरोप से संपर्क होने के कारण कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में आ गए। इस काल में धर्म की प्रधानता के कारण राम जन्म स्थान की भाषा अवधी तथा कृष्ण जन्म स्थान की भाषा ब्रज में ही विशेष रूप से साहित्य रच गया। तो राम जो है अवध के हैं तो ये अवधी भाषा से संबंधित हो गया, और जैसा कि कृष्ण मथुरा क्षेत्र के हैं तो वहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है तो वह ब्रज क्षेत्र के हो गए। यूँ दक्षिणी उर्दू, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में भी साहित्य रचना हुई। इस काल के प्रमुख साहित्यकार जायसी, सूर, मीरा, तुलसी, केशव बिहारी भूषण देव हैं। अब यहाँ पे जो तुलसी हैं इन्होंने जितने ही रचनाएं अवधी भाषा में की हैं उतनी ही रचनाएं आपकी ब्रज भाषा में भी हुई थी। अब आते हैं आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल का समय डॉक्टर नगेंद्र ने 1800 से अब तक माना है। तो आप इसे भी नोट कर लेना कि ये डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से है, तो सभी समय जो हमने दिया है इसे आपको नोट कर लेना है। आधुनिक कालीन हिंदी में ध्वनि के क्षेत्र में 4-5 उल्लेख हुए हैं। तो कौन कौन सी बातें उल्लेखनीय हैं, आइए देख लेते हैं। आधुनिक काल में शिक्षा के व्यवस्थित प्रचार के कारण तथा प्रारंभ में हिंदी प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में कचहरियों की भाषा उर्दू होने के कारण क, ख, ग, ज और फ जो मध्यकाल में केवल उच्च वर्गों के फारसी पढ़े लिखे लोगों तक प्रचलित थी, इस काल में प्रायः 1947 तक सुशिक्षित लोगों में भी खूब प्रचलित हो गए। किंतु स्वतंत्रता के बाद स्थिति बदली और अंग्रेजी में प्रयुक्त होने के कारण ज और फ तो एक सीमा तक अभी प्रयोग में है, किंतु क और ख, ग के ठीक प्रयोग में कमी आई है। नई पीढ़ी कुछ अपवादों को छोड़कर इनके स्थान पर प्रायः क और ख, ग बोलने लगी। तो नई पीढ़ी जो है इनका प्रयोग करने लगी थी। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण कुछ बहुशिक्षित लोगों द्वारा जो कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, काफ़ी आदि में ध्वनि भी हिंदी में प्रयुक्त हो रही है। अंग्रेजी शब्दों के प्रचार के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन आए। तो यहाँ पे ये अंग्रेजी शब्द हैं, कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफ़ी, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, इन्हें आपको नोट कर लेना है। अंग्रेजी शब्दों के प्रचार के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन आए हैं, जैसे ड्र भी हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ड्र जैसे ड्राइवर, तो ये जो है एक संयुक्त व्यंजन कहा जाता है अंग्रेजी का। स्वरों में ए, औ हिंदी में आदिकाल में आए थे, उनका उच्चारण अ, औ तथा अर्थात ये संयुक्त स्वर थे। आधुनिक काल में मुख्यतः 1940 के बाद अ, औ की स्थिति कुछ भिन्न हो गई, जिसमें पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में ये स्वर सामान्यतः मूल स्वर रूप में उच्चरित होते हैं। ख पूर्वी हिंदी क्षेत्र में अब भी ये अ, औ रूप में संयुक्त स्वर के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। गा में आते हैं नया व्याकरण, कौवा जैसे शब्दों में पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही क्षेत्रों में अ, औ का उच्चारण क्रमशः संयुक्त स्वर आई, औ रूप में होता है। यहाँ पे व्याकरण जो व्याकरण लिखता है उसे कहा जाता है, शुद्ध रूप यही है व्याकरण। ओके। मध्यकाल में आ का लोप शब्दांत तथा कुछ स्थितियों में अक्षरांत में होना आरंभ हुआ था।
आधुनिक काल तक आते आते यह प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हिंदी में उच्चारण में कोई भी शब्द अकारांत नहीं है। अकारांत हमने अभी आपको बताया है कि जैसे आकारांत होता है, इकारांत होता है, उकारांत होता है, तो ये अकारांत नहीं है। नेक्स्ट है आपका व ध्वनि। व ध्वनि आदिकाल तथा मध्यकाल में कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः दंतोष्ट रूप में उच्चारित होती थी। ये शब्द पूछा जाता है कि ये किस ध्वनि में आता है, क्या उच्चारण है इसका, तो दंतोष्ट जो है ये व जो है वहाँ जो हम वहाँ बोलते हैं तो ये दंतोष्ट होता है। एक तो दांत का भी प्रयोग होता है और ओष्ठ का भी होता है, तो ये दंतोष्ट इसे कहा गया है, वहाँ को उच्चारित होती थी। अब वह कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी के काफ़ी शब्दों में कम से कम पश्चिमी क्षेत्र में दंतोष्ट रूप में उच्चारित होती है। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि में अधोलिखित बातें कही जा सकती हैं, कौन कौन सी हैं। आदिकाल में हिंदी की विभिन्न बोलियों के व्याकरणिक अस्तित्व का प्रारंभ हो गया था, किंतु काफ़ी व्याकरणिक रूप ऐसे थे जो आसपास क्षेत्रों के में समान थे। मध्यकाल में उनमें इस प्रकार के मिश्रण में काफ़ी कमी हो गई थी। सूर, विहारी, देव आदि की ब्रज भाषा तथा जायसी, तुलसी आदि की अवधि इस बात का प्रमाण है। तो सूर, बिहारी, देव जो है ब्रज भाषा के कवि या रचनाकार माने जाते हैं, वहीं जायसी तुलसी जो हैं आदि अवधी भाषा के प्रमाणिक रचनाकार माने जाते हैं। लेकिन आपको हमने जैसा कि बताया कि तुलसी ने ब्रज भाषा और अवधी दोनों में ही रचनाएं लिखी हैं। आधुनिक काल तक आते आते व्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि की कई बोलियों का व्याकरणिक अस्तित्व इतना स्वतंत्र हो गया है कि उन्हें बड़ी सरलता से भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इन्हें आपको नोट कर लेना है। नहीं नोट करते हैं, सिर्फ आप सुन लेते हैं, तभी आपको याद रहेगा, ये चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपसे ये क्वेश्चन राइट हो सकते हैं। ओके, हिंदी प्रायः पूर्णतः एक वियोगात्मक भाषा हो गई है। अब यहाँ पे ये भी टीजीटी, पीजीटी और केवीएस या एनवीएस का जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये डायरेक्ट आपके या फिर कोई भी आपका जैसे पीजी का या यूजी का जो एंट्रेंस होता है उनमें भी जो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें आपको ऐसे आंसर देना होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि हिंदी जो है कैसी भाषा है, तो यह एक वियोगात्मक भाषा है। प्रेस, रेडियो, शिक्षा तथा व्याकरणिक विश्लेषण आदि के प्रभाव से हिंदी व्याकरण का रूप काफ़ी स्थिर हो गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी व्याकरण का मानक रूप सुनिश्चित हो चुका है। व्याकरण के इस स्थिरीकरण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मुख्य हाथ रहा। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे ज़्यादा किसका हाथ रहा है इसको अग्रसर करने में, हिंदी खड़ी बोली को या हिंदी को, तो यहाँ पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इनका मुख्य हाथ रहा है इसमें व्याकरण के इस स्थितीकरण में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा चुका है कि मध्यकाल में हिंदी वाक्य रचना एक सीमा तक फारसी से प्रभावित हुई है। जो मध्यकाल की हिंदी है वह फारसी भाषा से प्रभावित थी। आधुनिक काल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार फारसी की तुलना में कहीं अधिक हुआ है। साथ ही समाचार पत्रों, रेडियो तथा सरकारी कामों में प्रयोग होने के कारण भी अंग्रेजी हमारे अधिक निकट आई। इसका परिणाम यह हुआ है कि हिंदी भाषा वाक्य रचना, मुहावरों तथा लोकोक्ति आदि के क्षेत्र में अंग्रेजी से बहुत अधिक प्रभावित हुई। उदाहरण के लिए, मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप का अनुवाद है तो वह आदमी जो कल बीमार पड़ा था आज मर गया। द मैन हु फेल इल एस्टरडे एक्सपायर्ड टुडे का ही इसी तरह प्रकाश डालना मुहावरा टू थ्रो लाइट ऑन का अनुवाद है। इन चीज़ों को आप जरूर देख लीजिए। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लोकोक्ति नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन का अंग्रेजी में विराम चिन्हों के माध्यम से भी हिंदी वाक्य रचना को प्रभावित किया है। नेक्स्ट है इधर कुछ वर्गों से कीजिए के लिए करिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ वर्षों से कीजिए के लिए करिए, मुझे के लिए मेरे को, मुझको के लिए मेरे से, तुझ में के लिए तेरे में नहीं जाता है के स्थान पर नहीं जाता, नहीं जा रहा है के स्थान पर नहीं जा रहा है। जैसे नए रूपों तथा नई वाक्य रचना का प्रचार कुछ क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। तो ये क्षेत्र आपको बता दें, ये दिल्ली या फिर जो शहरी क्षेत्र है उसमें ज़्यादा होता है इसका प्रयोग। अर्थात हिंदी भाषा की रूप रचना तथा वाक्य रचना में परिवर्तन हो रहा है और अधिकतर हो रहा है इसका।
जो नई रचनाएं आती हैं उनमें भी इसका प्रयोग देखा जा सकता है। शब्द भंडार की दृष्टि से 1800 ईस्वी तक अब तक की आधुनिक काल को सामान्यतः 6-7 उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। कितने उपकालों में? 6 या 7 उपकालों में। 1800 से 1850 तक का हिंदी शब्द भंडार मोटे रूप से वही था जो मध्यकाल के अंतिम चरण में था। अंतर केवल यह था कि धीरे धीरे अंग्रेजी के अधिकाधिक शब्द हिंदी भाषा में आते जा रहे थे और 1850 से 1900 ईस्वी तक अंग्रेजी के और शब्दों के आने के अतिरिक्त आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कारण तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ा। तो तत्सम शब्दों का प्रयोग जो बढ़ा है आधुनिक काल में, वो किस जो है संस्था के माध्यम से बढ़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना। जो आपका वैचारिक पृष्ठभूमि यूनिट लगी हुई है 4th, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आर्य समाज जो है इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आर्य समाज का किसमें? जो आधुनिक काल है उसमें तत्सम शब्दों के प्रयोग का जो बढ़ा है उसमें। पुराने तद्भव शब्द परिनिष्ठित हिंदी से निकल गए। 1900 के बाद द्विवेदी काल तथा छायावाद काल में अनेक कारणों से तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ना प्रारंभ हो गया। प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा का पूरा साहित्य इस दृष्टि से दर्शनीय है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। छायावाद में अधिकतर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। वहीं आप प्रिय प्रवास देखेंगे तो उसमें भी तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद प्रगतिवादी आंदोलन के कारण तद्भव शब्दों के प्रयोग में पुनः वृद्धि हुई। कहाँ पे? प्रगतिवादी जो आंदोलन शुरुआत हुई छायावाद के बाद में, तो वहाँ पे जो है तद्भव शब्दों का प्रयोग होने लगा था और तत्सम शब्दों के प्रयोग में काफ़ी कमी हो गई थी। कहाँ पे? प्रगतिवाद में जो है तत्सम शब्दों की कमी होने लगी और तद्भव शब्द की बढ़ोतरी हो गई थी। सन 1947 तक लगभग यही स्थिति रही। इसके बाद के शब्द भंडार में कई बातें उल्लेखनीय हैं, देखते हैं। अनेक पुराने शब्द नए अर्थों में प्रचलित हो गए। उदाहरण के लिए सदन, राज्यसभा और लोकसभा के लिए दोनों शब्दों में प्रयुक्त हो रहा है। नई आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्षणिका, फिल्माना, घुसपैठिया जैसे बहुत से नए शब्द हिंदी में आ गए थे। अब ये शब्द कहाँ से लिए गए, इस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी और कविता की भाषा बोलचाल के बहुत ही निकट है। उसमें अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के जन प्रचलित शब्दों का काफ़ी प्रयोग हो रहा है, किंतु आलोचना की भाषा अभी एक सीमा तक तत्सम शब्दों से काफ़ी लदी हुई है। अब जो आलोचना लिखी गई हैं उनमें तत्सम शब्दों का प्रयोग काफ़ी हद तक किया गया है। इधर हिंदी को पारिभाषिक शब्दों की बहुत आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वह अब विज्ञान, वाणिज्य, विधि आदि की भाषा हो गई थी। जो ये वैचारिक पृष्ठभूमि का समय रहा है उसी समय की ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसकी पूर्ति के लिए अनेक शब्द अंग्रेजी, संस्कृत आदि से लिए गए तथा अनेक नए शब्द बनाए गए हैं। स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी में मुश्किल से 5 और 6 हजार पारिभाषिक शब्द थे, किंतु अब उनकी संख्या लगभग 1 लाख हो गई है और दिनों दिन उसमें वृद्धि होती जा रही है। हिंदी शब्द भंडार अनेक प्रभावों को ग्रहण करते हुए नए शब्दों में समृद्ध होते जा रहे हैं, दिनों दिन अधिक व्यापक होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी अपनी अव्यंजना में अधिक सटीक, निश्चित, गहरी तथा समर्थ होती जा रही। जो हिंदी है इसका विकास होता जा रहा है। किसी भाषा के प्रचार क्षेत्र में जैसे जैसे विस्तार होता है उसके एकाधिक रूप विकसित होते हैं। आज जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी ध्वनि व्यवस्था, रूप रचना, वाक्य गठन तथा शब्द भंडार किसी भी दृष्टि से पूर्णतः एक नहीं है। हिंदी के साथ भी वही स्थिति होती जा रही है, क्योंकि सभी प्रकार से इसका जो है प्रयोग हो रहा है। वहीं संविधान के 351वें अनुच्छेद के अनुसार संपर्क भाषा के रूप में जिस हिंदी का विकास होना चाहिए वह कम से कम शब्द भंडार के क्षेत्र में भारत की प्रिय सभी भाषाओं से कुछ न कुछ ग्रहण करेगी। तो उन जो 351 अनुच्छेद है उसमें ये बात लिखी है। ओके, जहाँ पे आपको देखना है इस प्रकार राष्ट्रभाषा के बारे में उसका स्वरूप एक प्रकार से सार्वदेशिक होगा। नागपुर में पूरे विश्व हिंदी सम्मेलन, जो नागपुर में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में, ये आपको नोट कर लेना है कि नागपुर में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1975 में। इस दिशा में स्वदेश विदेश की हिंदी विद्वानों ने यथेष्ट विचार विमर्श के उपरांत उपयुक्त निष्कर्ष से ही सहमत प्रकट की और हिंदी को राष्ट्रभाषा के साथ ही विश्व की एक प्रमुख भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प व्यक्त किया। तो मित्रों, ये थी हिंदी का विकास से संबंधित आज की क्लास।
और अब हम इसका संदर्भ देख लेते हैं एक नज़र में क्या दिया गया है। इसके संदर्भ में बहुत चीज़ें हमें पढ़ने के लिए हम जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं चीज़ों से यहीं से बनते हैं, सिलेक्टेड जो हमारी चीज़ें आती हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, और हम इन्हीं चीज़ों को छोड़ते हैं तभी हम जो है अपना स्कोर अच्छा नहीं कर सकते हैं। और मैंने आज तक जो भी पढ़ाई की है तो उसमें जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं सिलेक्टेड, और आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने जब भी एग्ज़ाम में बैठी हूँ तो मुझे 90 क्वेश्चन लगभग अपने पढ़े हुए संदर्भ में हम देखेंगे। इसमें हिंदी साहित्य का आरंभ इस इतिहास में तथा कुछ अन्य इतिहासों में भी 7वीं सदी के मध्य से माना गया है। जो हिंदी साहित्य का आरंभ है जो रामचंद्र डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 7वीं सदी के मध्य से माना गया है। वस्तुतः साहित्य के विद्वान हिंदी भाषा का आरंभ इसी के आसपास मानते हैं, जबकि भाषा के विद्वानों के अनुसार हिंदी का आभास भले ही समय या इससे भी कुछ पूर्व मिलता हो, भाषा के रूप में हिंदी के वास्तविक अस्तित्व में आने का समय 1000 ईस्वी माना जाना चाहिए। 7वीं सदी के मध्य 1000 ईस्वी तक की रचनाएं मुख्यतः अपभ्रंश में विरचित हैं। यदि कहीं हिंदी के प्रयोग मिलते हैं तो उन्हें हिंदी भाषा के विकास की पृष्ठभूमि के रूप में ग्रहण करना ही उचित होगा। तो मित्रों, मैंने अभी आपको बताया है कि मैंने जब भी एग्ज़ाम दिया है, जब भी मैंने तैयारी की है, मैं किसी भी एग्ज़ाम में बैठूं तो मुझे 100 में 90 क्वेश्चन वो मिलेंगे जो मैंने पढ़े हुए होंगे। तो और बहुत सारे मित्र ये कहते हैं कि क्वेश्चन जो पेपर आता है उसमें हमें क्वेश्चन पता ही नहीं कहाँ से आते हैं। तो आप अगर सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे, जब आपको पता होगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तभी आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स से कर पाएंगे। तो इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को आपकी सफलता में निश्चित सफलता मिले आपको। इसीलिए जो है हम ये क्लास ला रहे हैं और आपके लिए जो ऑथेंटिक बुक हैं उनसे क्वेश्चन ला रहे हैं। आप इधर देख ही रहे हैं कि डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास हमने स्टार्ट ही किया है आप लोगों के लिए। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मैम इतनी मोटी बुक है, तो आप जब आपको एक एग्ज़ाम जिसकी सैलरी लाखों में है उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मोटी बुक, इससे भी मोटी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। मेरे पास इतनी मोटी मोटी बुक हैं जिनको मैंने पढ़ा है, तभी आज मैं आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ। ओके, तो किसी भी चीज़ को कभी भी इतना ये मत सोचिए कि हम इसे नहीं कर पाएंगे, ये सोचिए कि हाँ हम कर सकते हैं। और दूसरा, आपको हमने रामचंद्र शुक्ल का इतिहास भी पढ़ाया है, तो इंड स्क्रीन में आपको उसकी क्लास मिल जाएगी। अब तक नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और डॉक्टर नगेंद्र की बुक की ये 5वीं क्लास है, तो आप इससे पहले जो क्लास आई हैं उन्हें देख लीजिएगा। ओके, शायद 5वीं या 6ठी क्लास है, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं जो है थंबनेल पे लगा दूंगी तो पता चल जाएगा आपको। और साथ ही हमारा डेली प्रैक्टिस सेट आता है 20 क्वेश्चन का, तो उसमें भी आप भाग लीजिए और अपने स्कोर को देखिए कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ नए क्वेश्चन मिले जिससे आपकी तैयारी और बेस्ट हो सके। वहीं अगर आप वाकई में नेट टीआरएफ करना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी क्लास चल रही है उसमें जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास है, बिल्कुल बहुत ही कम फीस में, और सिलेक्टेड चीज़ें मिलेंगी जिनको आप पढ़कर अपने एग्ज़ाम को निश्चित तौर पर सफल हो सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ओके, तो यहाँ पे हम नंबर बता दें जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9076657508। ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स के साथ साथ 1 लाइनर क्वेश्चन और साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए आपको 3100 प्लस MCQs मिलेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि 100 क्वेश्चन का पेपर आता है और हम आपको एग्ज़ाम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3100 प्लस MCQs देंगे, तो आप समझ सकते हैं क्या उसमें से 80 क्वेश्चन भी आपको नहीं मिल सकते हैं। और जबकि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अपने नोट्स बनाए सेल्फ स्टडी के, उन्हीं से सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, आपके लिए सेट किए हैं। तो आप जुड़ें और अपनी सफलता को निश्चित करें। तो इन करेंगे आज की क्लास, यहीं पे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।